हेलो दोस्तों, मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान बुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के विभिन्न सुल्तानों के बारे में। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके लिए आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है इल्तुतमिश, जिसे इतिहास में गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र शासक, जिसने दिल्ली पर गुलाम या एलवरी वंश की स्थापना की। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश एक उच्च घराने का तुर्क था। बचपन में ही वह बड़ा सुंदर, होनहार और बुद्धिमान था। अतः इसके ईर्ष्यालु भाइयों ने इसे एक सौदागर के हाथों बेच दिया। बिकते बिकते अंत में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। इल्तुतमिश अपनी योग्यता, क्षमता और चतुरता के बल पर उन्नति करता गया, तथा एक दिन वह आया जब ऐबक ने उसे बुलंदशहर का सूबेदार बना दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया। उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी योग्यता के बल पर इल्तुतमिश भारत में तुर्की राज का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। तो जी इल्तुतमिश की प्रारंभिक जो घटनाएं थी, किस प्रकार वह शासक बना, सूबेदार बना, तो कुछ इतिहासकार उसके बारे में कहते हैं। डॉक्टर आर बी त्रिपाठी का कहना है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास सही मायनों में इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। के निजामी कहते हैं, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह का मानना है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तथा संप्रभुता की रूपरेखा बनाई और इल्तुतमिश ने निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। एल श्रीवास्तव का कहना है, इल्तुतमिश ने एक सैनिक राजतंत्र की नींव डाली, जो आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पराकाष्ठा को पहुंच गया। तो इस प्रकार जो इल्तुतमिश ने तुर्की साम्राज्य की नींव डाली दिल्ली में और उसे सुदृढ़ किया, जो 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश या एलवरी वंश के नाम से दिल्ली सल्तनत पर राज करता रहा। तो इल्तुतमिश की जो कठिनाइयाँ थीं शुरुआती, या सल्तनत को सुदृढ़ीकरण की प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले विरोधी तुर्क सरदारों का उसने दमन किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने विरोधी कुतुबी तथा मुज़क्की तुर्की सरदारों के विरुद्ध का दमन किया। इन सरदारों ने इल्तुतमिश के खिलाफ दिल्ली के निकट विद्रोह किया था, जिसे इल्तुतमिश ने निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। बड़ी संख्या में विरोधियों सरदार मौत के घाट उतार दिए गए और शेष इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। इसके बाद उसने बदायूं, बनारस, अवध आदि के प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार उसने अपने विरोधियों का दमन किया। इसके बाद अगला दमन उसका यल्दौज का दमन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक सूबेदार था। इल्तुतमिश ने यल्दौज के इस संदेश को नहीं माना कि वह गजनी के अधीन रहकर सूबेदारी करे, लेकिन साथ ही उसने तुरंत ही यल्दौज के विरुद्ध कोई कदम भी नहीं उठाया। 1215 ईस्वी में जब यल्दौज ख्वारिज्म के साय से पराजित होकर भारत भागा और उसने नासिरुद्दीन ख्वाजा को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो इल्तुतमिश ने यल्दौज के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, लेकिन इतिहास में तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज
और इल्तुतमिश की मध्य हुआ। तो इस युद्ध में इल्दुज हार जाता है और इल्तुतमिश उसे बंदी बना लेता है और बाद में बदायूं के गेट पर उसे मौत की सज़ा दी जाती है। अगला उसने दमन किया कुबाचा, जो जो इल्तुतमिश के समय उसकी प्रमुख विद्रोही या विरोधी था। अब इल्तुतमिश ने नरसुद्दीन कुबाचा की ओर ध्यान दिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। फिर उसने अगले 10 वर्षों तक कुबाचा व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र ही रहा और इल्तुतमिश की ओर उसकी भय या डर बना रहा। 1227 ईस्वी में कुबाचा पर दूसरा आक्रमण किया और कुबाचा इस युद्ध में पराजित हुआ और भागते समय उसने सिंध नदी में डूबकर हत्या कर ली। तो इस प्रकार उसने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी एल्दोज और कुबाचा का दमन किया। बंगाल के विद्रोही खिलजी सरदारों का दमन किया। 1225 ईस्वी में खलीफा द्वारा सम्मान पाकर अपना राज्याधिकार सुदृढ़ करना प्रारंभ किया। 1229 ईस्वी में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता खलीफा ने उसे भारत के सुल्तान बादशाह की उपाधि प्रदान कर दी और उसके सम्मान में एक खिल्लत यानी पोशाक भेजी। इस असाधारण सम्मान के कारण इल्तुतमिश का वह सब विरोध खत्म हो गया जो उसके दास या गुलाम होने के कारण था। मुस्लिम सरदारों ने अब उसे अपना सुल्तान मान लिया। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम खुदवाना शुरू कर दिया था। राजपूत राजाओं से युद्ध किए, रणथंभौर, ग्वालियर और मालवा आदि पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मंगोलों के खतरों से राज्य की सुरक्षा की। चंगेज खान नामक एक बर्बर मंगोल योद्धा के नेतृत्व में मंगोलों ने विद्युत वेग से मध्य तथा पश्चिमी एशिया के देशों को लूट डाला था और वह 1221 ईस्वी में हिंदुस्तान की ओर आया जब जलालुद्दीन मनवानी का पीछा करता हुआ वह 1221 में भारत की तरफ आया। उसी समय जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से दिल्ली में शरण देने की प्रार्थना की, किंतु इल्तुतमिश ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उसने शाह के राजदूतों को राजद्रोही बताकर मरवा डाला और जलालुद्दीन को यह उत्तर देकर टाल दिया कि दिल्ली की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। जब जलालुद्दीन ने खोखरों के सहयोग से पंजाब और सिंध पर अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा की और नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति से काफ़ी हानि पहुंचाई, उसी समय यह सूचना पाकर कि खुरासान में उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, जलवायु जो थी उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, तो जलालुद्दीन 1224 ईस्वी में सिंध पार करके स्वदेश से लौट गया। वहीं किसी शत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार चंगेज खां के मंगोल सैनिक भी भारत की गर्मी को सहन नहीं कर पाए और सिंध नदी के किनारे से ही वापस लौट गए। इस तरह इल्तुतमिश की दूरदर्शिता तथा प्रकृति की सहायता से भारत पर छाई हुई भयानक आपत्ति टल गई। इसके बाद उसने पंजाब विजय भी की, दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश से पहले कि मुसलमान बादशाहों ने लाहौर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था, किंतु इल्तुतमिश वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यही कारण है कि वह दिल्ली का पहला सुल्तान कहलाया। इसके बाद शताब्दियों तक दिल्ली ही मुस्लिम बादशाहों की राजधानी बनी रही। इसके बाद उसका राज विस्तार और उसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे हम। इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीतिक और सैनिक सफलताओं के बल पर विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। खोखर जाति के विरोध के कारण वह अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा का विस्तार नहीं कर सका, यद्यपि उसके लिए वह अंतिम समय तक युद्ध करता रहा। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बयाना पर हुआ, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उसे अपना प्रयास बीच में ही छोड़ना पड़ा और राजधानी लौटना पड़ा। उसका रोग बढ़ता ही गया और 633 हिजरी यानी अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली को सुदृढ़ किया और राजधानी बनाया, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश का चरित्र मूल्यांकन के बारे में भी चर्चा करेंगे।
इल्तुतमिश वीर साहसी और संघर्षप्रिय भी था तथा धर्मपरायण भी था। इल्तुतमिश ने शत्रुओं को परास्त करके भारत में तुर्की राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाया। अपनी धर्मपरायणता से उसने मुस्लिम जनता का सहयोग अर्जित किया, लेकिन हिंदुओं के साथ उसने पूर्ण धार्मिक द्वेष रखा। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, लूटा और नष्ट भ्रष्ट किया। भिलसा के 300 वर्ष पुराने और 105 गज ऊंचे मंदिरों को भूमिसात कर दिया गया तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। शिया मुसलमानों के प्रति भी उसका व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण रहा। इल्तुतमिश ने विद्या और कला के प्रति भी अपनी रुचि प्रकट की। उसने विद्वानों और गुणियों का आदर किया। बगदाद से निर्वासित वजीर फबर उल मुल्क को उच्च सम्मान देकर उसने अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रारंभिक तुर्की सल्तनत का जो 1290 ईस्वी तक कायम रही सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। जो उचित ही है, उसे ही भारत के नव स्थापित मुस्लिम राज्य को भंग होने से बचाने तथा कुतुबुद्दीन के द्वारा जीते गए प्रदेशों को एक शक्तिशाली एवं ठोस राज्य के रूप में संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इस प्रकार हम उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ही भारत का नवजात मुस्लिम साम्राज्य छिन्न होने लगा। ऐबक के पुत्र और उत्तराधिकारी आलमशाह में उन संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति की योग्यता नहीं थी, अतः उसके शासनकाल में सल्तनत की सीमाएं कम हो गईं और राज्य में अराजकता का प्रसार हो गया। सभी कुतुबी और मुजिद्दी सामंतों तथा इस्लाम के खलीफा ने उसे सुल्तान के रूप में मान्यता नहीं दी। अतः इन विषम परिस्थितियों में आलमशाह को परास्त कर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसने अपने विरोधियों का दमन किया और इल्दुज तथा कुबाचा को अपने रास्ते से हटाकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाया। उसने भारत के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी तुर्क सामंतों का दमन किया तथा बंगाल एवं बिहार के खिलजी शासकों को परास्त कर इस क्षेत्र को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। प्रतापी मंगोल नेता चंगेज खां के आक्रमण को अपनी दूरदर्शिता तथा कूटनीति के द्वारा रोका और इस प्रकार चंगेज खां और उसके नृशंस आक्रमण से नवजात मुस्लिम साम्राज्य की रक्षा की। तो भारत में शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का तथा दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद।